स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेक अप पे। इस चैनल पर नैतिक सीख देने वाली मजेदार कहानियाँ आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। यह गांव अपने साधारण जीवन और एकजुटता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बड़े ही खुशमिजाज और मिलनसार थे। गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक साधारण जीवन जीता था। उसके पास 2 गायें थी, जिनका दूध बेचकर वह अपने परिवार का गुजारा करता था। चंदनपुर की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। पूरे गांव में सिर्फ एक ही तालाब था। गांव के लोग इसी तालाब से पानी भरते और अपने दैनिक जीवन के सभी कार्य करते, चाहे घर के काम हो, खेतों की सिंचाई हो या जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करनी हो। सब कुछ इसी तालाब से चलता था। हालांकि पानी की इस कमी के बावजूद गांव वाले अपनी सादगी भरी जिंदगी से संतुष्ट थे। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक सुबह जब गांव के कुछ लोग तालाब पर पानी भरने पहुँचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने डेरा डाल लिया था। लोगों ने डर के मारे पानी भरना बंद कर दिया। मगरमच्छ इतने खतरनाक थे कि किसी को भी पास भटकने नहीं देते थे। कुछ दिनों तक गांव वाले डर के मारे तालाब के पास नहीं गए, लेकिन पानी के बिना जीवन कैसे चलता। आखिरकार कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और तालाब से पानी लाने की कोशिश की। जैसे ही वे तालाब के करीब पहुँचे, मगरमच्छ उन पर टूट पड़े और उन्हें मार डाला। यह देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग अब एक जगह इकट्ठा हुए। हर कोई डरा और परेशान था। अरे भाई, अब क्या होगा? तालाब के मगरमच्छों ने तो गांव के 2 लोगों को मार डाला। एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो ये मगरमच्छ हमें खा जाएंगे या हम बिना पानी के तड़प कर मर जाएंगे। रामू ने चिंता जताई। हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए और सरपंच जी को इस समस्या के बारे में बताना चाहिए। हो सकता है वह कोई समाधान निकाल सके, चंदन ने सुझाव दिया। गांव वालों ने फौरन पंचायत बुलाई। सभी लोग सरपंच के घर पर इकट्ठा हुए। आगे की कहानी में दिखेगा कि क्या चंदनपुर के लोग अपने तालाब को मगरमच्छों के आतंक से मुक्त कर पाएंगे या नहीं। लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रामू ने कहा, सरपंच जी, यह मगरमच्छ बहुत खतरनाक है। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। राकेश ने भी सहमति जताई। हाँ सरपंच जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग पानी भरने गए थे और मगरमच्छों ने उन्हें मार डाला। अब हम पानी के बिना कैसे रहेंगे? सरपंच जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह समस्या सच में गंभीर है, लेकिन हमें इसका हल निकालना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, गांव के सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति मुखिया श्यामलाल ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए। सरपंच जी ने भानु और वीरू को आदेश दिया, तुम दोनों जाओ और मुखिया जी को यहाँ लेकर आओ। भानु और वीरू भागते हुए मुखिया श्यामलाल के घर पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। मुखिया तुरंत पंचायत पहुँचे। उन्होंने सरपंच जी से कहा, बताइए, आपने हमें क्यों बुलाया है? सरपंच जी ने पूरी समस्या बताई। उन्होंने कहा, मुखिया जी, तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। मुखिया श्यामलाल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, यह सच है कि मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन इस समस्या का एक समाधान है। हमें एक नया तालाब बनाना होगा। मुखिया की बात सुनकर लोग चौंक गए। रामू ने कहा, मुखिया जी, नया तालाब बनाना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रामू, मैं जानता हूँ,
लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो यह मुश्किल काम भी संभव हो जाएगा। सरपंच जी ने भी मुखिया की बात का समर्थन किया। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। यह हमारे गांव के भविष्य का सवाल है। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। गांव के सभी लोग इस योजना के लिए तैयार हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर दिन कुछ घंटे इस नए तालाब को बनाने में देंगे। अगले दिन से गांव के लोग जुट गए। किसी के हाथ में फावड़ा था तो कोई मिट्टी खोद रहा था। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। वे पानी और खाना बनाकर मजदूरों को देती। बच्चे भी छोटे छोटे कामों में मदद कर रहे थे। दिन रात की मेहनत के बाद कुछ ही महीनों में एक बड़ा और सुंदर तालाब बनकर तैयार हो गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। बस फिर क्या था, वर्षा का मौसम भी आ गया और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वह तालाब लबालब पानी से भर गया, जिसे देख पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों की दिनचर्या अब पहले से कहीं आसान हो गई थी। रामू और उसके पड़ोसी काका तालाब की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। काका बोले, अरे रामू, देखो हमारा नया तालाब कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें मगरमच्छों वाले तालाब के पास जाने की जरूरत ही नहीं। रामू गर्व से बोला, हाँ काका, यह सब हमारी मेहनत का नतीजा है। अब हमारे बच्चों को पानी के लिए डरकर जीना नहीं पड़ेगा। गांव के बाकी लोग भी नए तालाब के पास इकट्ठा होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। महिलाएं अपनी मटकी लेकर तालाब से पानी भर रही थी। बच्चे किनारे पर खेल रहे थे और बुजुर्ग तालाब के पानी में गांव की तरक्की देख रहे थे। सब कुछ सुखद और शांत लग रहा था। अब चंदनपुर के लोग बिना डर और परेशानी के नए तालाब से पानी भरते। महिलाएं सुबह सुबह मटकी लेकर पानी भरने जाती। बच्चे उछल कूद करते और गांव की गाय बैल भी तालाब का पानी पीने वहां आते। गांव की इस सफलता ने हर किसी का दिल जीत लिया था। उस दिन भी चंदनपुर के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। रामू की पत्नी रमीला ने उसे आवाज दी, सुनो जी, घर में पानी खत्म हो गया है। जरा मटकी लेकर तालाब से पानी भर लाओ और हाँ, जल्दी आना। गांव वालों से बातें करने मत बैठ जाना, तब तक मैं गाय का दूध निकाल देती हूँ। रामू मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है रमीला, लाओ मटकी, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। रामू मटकी लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। गांव की गलियों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं चूल्हे पर रोटी बना रही थी और गाय बैल खेतों में चर रहे थे। रामू जब तालाब पर पहुंचा तो पानी की चमकती सतह देखकर उसका मन खुशी से भर गया। रामू, जो अपनी सादगी और मेहनती स्वभाव के लिए पूरे गांव में जाना जाता था, जब तालाब पर पानी भरने पहुंचा तो उसने वहां एक अजीब दृश्य देखा। मुखिया श्यामलाल तालाब के किनारे खड़ा था और गांव वालों से पैसे वसूल रहा था। रामू को यह देखकर हैरानी हुई। उसने एक गांव वाले से पूछा, भैया, यह मुखिया जी किस बात के पैसे मांग रहे हैं? गांव वाले ने भारी मन से जवाब दिया, रामू, अब इस तालाब से पानी भरने के लिए हमें पैसे देने होंगे। मुखिया जी का कहना है कि यह उनका नियम है, अगर पैसे नहीं दिए तो पानी भरने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। रामू का दिल इस अन्याय को देखकर जल उठा। यह तो गलत है। यह तालाब सबका है, इसे हमने मिलकर बनाया है। पानी के लिए पैसे लेना सरासर अन्याय है। रामू ने पानी भरने के लिए अपनी मटकी तालाब में डाली ही थी कि श्यामलाल ने उसे रोक लिया। रुक जाओ रामू, तुम पानी नहीं भर सकते, पहले पैसे दो। रामू ने क्रोधित होकर कहा, यह क्या बात हुई? यह तालाब हमारे गांव का है, इसे हम सबने मिलकर बनाया है, तुम कैसे पैसे मांग सकते हो? श्यामलाल हंसते हुए बोला, रामू, अब यह तालाब मेरे नियंत्रण में है। जो यहाँ से पानी भरना चाहता है उसे पैसे चुकाने होंगे। यह मेरा नया नियम है। रामू ने विरोध किया, यह सरासर अन्याय है।
तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। मैं इस अन्याय की शिकायत जमींदार साहब से करूँगा। श्यामलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चेतावनी देते हुए कहा, रामू, जमींदार साहब के पास जाने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने मेरी शिकायत की तो इसका खामियाजा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। सोच लो, तुम्हारी बीवी और बच्चों पर क्या गुजरेगी। रामू यह सुनकर सहम तो गया, लेकिन उसने अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। उसने पैसे देकर पानी भरा और वहाँ से निकलते वक्त श्यामलाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हारे इस अत्याचार का अंत होगा और वह दिन ज्यादा दूर नहीं। रामू का दिल भारी था। वह जानता था कि श्यामलाल जैसे अन्यायी से लड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि जो सही है उसके लिए लड़ना हर हाल में जरूरी है। रामू यही सब सोचते हुए पानी का मटका लेकर अपनी घर पहुंच गया। गर्मी अपने चरम पर थी। चंदनपुर के हर व्यक्ति की प्यास जैसे उनके हलक में अटक कर रह गई थी। इधर रमीला रामू के हाथ से पानी का घड़ा लेकर चिंता और नाराजगी दिखाते हुए रामू से पूछती है, रामू, यह क्या सुन रही हूँ? जो तालाब हमने अपने खून पसीने से खोदा, उस पर मुखिया ने पानी भरने पर रोक लगा दी है। अब पानी के लिए भी हमें पैसे देने पड़ेंगे? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ रमीला, मुखिया ने ऐलान किया है कि तालाब का पानी अब मुफ्त में नहीं मिलेगा। हर बर्तन के लिए पैसे देने होंगे। गरीबों की किस्मत में अब यही लिखा है। रमीला गुस्से से कहती है, यह मुखिया अपने आप को समझता क्या है? देख लेना, एक दिन उसके पापों का घड़ा जरूर भरेगा। गरीबों की आह से कोई नहीं बच सकता। इतनी गर्मी में हमसे पानी के पैसे मांग रहा है। भगवान ऐसा अन्याय कैसे देख सकता है? रामू शांत स्वर में कहता है, रमीला, ऐसा मत कहो। किसी के साथ बुरा करना हमारे संस्कार नहीं है। भगवान सब देख रहा है। मुखिया को उसके कर्मों की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। कुछ दिन बाद गांव में एक अजनबी व्यक्ति पहुंचता है। वह थकामांदा, तपती धूप में पसीने से लथपथ तालाब के पास आता है। उसकी आंखें प्यास से सूख चुकी थी। अजनबी तालाब की ओर देखते हुए सोचता है, यह तालाब काफी बड़ा है। शायद यहाँ से पानी पीकर मेरी प्यास बुझ जाए। वह घुटनों के बल बैठकर तालाब से पानी पीने की कोशिश करता है। तभी मुखिया के दो सेवक वहाँ आ धमकते हैं। अजनबी को पानी पीते हुए देखकर मुखिया का सेवक उसे कहता है, रुक जाओ, यह क्या कर रहे हो? अजनबी हैरानी से कहता है, मैं चंदनपुर गांव का कलेक्टर हूँ। बहुत गर्मी है और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। सेवक अंकड़ते हुए कहता है, पानी पीना है तो पैसे दो, यहाँ पानी मुफ्त में नहीं मिलता। कलेक्टर आश्चर्य से कहता है, लेकिन पानी पे तो सबका हक है। यह तो सरकारी तालाब है, पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? सेवक कहता है, यह सरकारी तालाब नहीं है, यह मुखिया जी का तालाब है। यहाँ उन्हीं के नियम चलते हैं। अगर पानी चाहिए तो पैसे दो, वरना चलते बनो। कलेक्टर उनकी बातों से स्तब्ध रह जाता है। वह बिना पानी पिए वहाँ से चला जाता है। प्यासे और थके हुए कलेक्टर ने सीधे गांव के जमींदार के घर का रुख किया। उसकी आंखों में बेपसी थी, लेकिन होंठ पर न्याय की उम्मीद थी। कलेक्टर जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मैं चंदनपुर गांव का कलेक्टर हूँ और चंदनपुर के तालाब से पानी पीने गया था, लेकिन वहाँ के मुखिया ने पानी पीने के लिए पैसे मांगे। यह तो सरासर अन्याय है। पानी पे तो सबका अधिकार है। क्या पानी भी अब अमीरों की जागीर बन गया है? जमींदार, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, यह सुनते ही जमींदार का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यह तो सरासर गलत है। तालाब गांव का है, वहाँ पानी पीने के पैसे लेने का सवाल ही नहीं उठता। आप चिंता न करें,
मैं अभी इस मामले की जांच करता हूँ। जमींदार ने अपने तेज स्वर में बाहर खड़े अपने दोनों आदमियों को अंदर बुलाया। यह क्या हो रहा है गांव में? कलेक्टर साहब का कहना है कि तालाब का पानी बेचने की कोशिश हो रही है। सच बताओ, यह सब किसकी करतूत है? जमींदार की कड़क आवाज सुनकर दोनों आदमी डर गए। कांपते हुए बोले, साहब, यह सब मुखिया श्यामलाल का काम है। उन्होंने ही तालाब के पानी पर रोक लगाई है और पैसे वसूल रहे हैं। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। जमींदार का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, उस श्यामलाल की इतनी हिम्मत! मेरे गांव में लोगों से पानी के लिए पैसे ले रहा है। जाओ, उसे अभी के अभी बुलाकर लाओ और पूरे गांव को भी इकट्ठा करो। मैं खुद इस मामले को देखूंगा। कुछ ही देर में जमींदार की हवेली के बाहर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी परेशान थे, लेकिन साथ ही आशा की एक किरण भी जगी थी कि आज न्याय मिलेगा। मुखिया श्यामलाल को भी पकड़कर लाया गया। उसकी आंखों में भय झलक रहा था। श्यामलाल! जमींदार गरजे, क्या यह सच है कि तुम गांव वालों से तालाब के पानी के पैसे वसूल रहे हो? श्यामलाल ने हकलाते हुए कहा, जी जमींदार साहब, वह मैंने सोचा कि। सोचा? तुमने सोचा कि गांव का तालाब तुम्हारी निजी संपत्ति है? तुमने प्यासे गांव वालों को पानी से वंचित किया। यह न केवल अमानवीय है, बल्कि तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। जमींदार ने सभी गांव वालों के सामने घोषणा की, आज से श्यामलाल मुखिया नहीं रहा और इस गांव के तालाब से कोई भी पानी पी सकता है, बिना किसी रोक-टोक के। अगर कोई भी गांव वाले को पानी के लिए परेशान करेगा, तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्हें उनके अधिकार वापस मिल गए और श्यामलाल, उसे पूरे गांव के सामने शर्मिंदा किया गया और पंचायत ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद गांव में एक नई व्यवस्था बनी। कलेक्टर साहब ने तालाब की देखरेख के लिए विशेष नियम बनाए। गांव वाले मिलकर तालाब को साफ रखते और पानी का समान रूप से उपयोग करते। जमींदार और कलेक्टर ने मिलकर गांव की तरक्की के लिए कई योजनाएं बनाई। चंदनपुर फिर से खुशहाल हो गया और गांव के लोग एक नई सीख के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है। अन्याय चाहे जितना भी बड़ा हो, अंत में अच्छाई ही उसका अंत करती है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। चंदनपुर का सोमू एक ईमानदार और परिश्रमी साहूकार था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी शांति और प्यारी सी बेटी स्वरूपा। तीनों का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। शांति घर की रौनक थी और स्वरूपा उसके जीवन की धड़कन। सोमू की दुनिया अपनी पत्नी और बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन अचानक शांति की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अक्सर थकी हुई दिखती और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छा जाती। सोमू ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने शांति का परीक्षण किया और गंभीर स्वर में कहा, शांति की हालत सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि इसे तुरंत बड़े अस्पताल में जांच की जरूरत है। यह सुनकर सोमू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप बस बता दीजिए कौन कौन सी जांच करवानी है। मैं शहर जाकर सब करवा लूंगा। मेरी शांति को बचा लीजिए। डॉक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, पर समय बहुत कम है। उस रात शांति की हालत और भी खराब हो गई। सोमू और स्वरूपा उसके पास बैठे उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। स्वरूपा बार बार माँ का हाथ पकड़कर रोती हुई कहती, माँ, मुझे मत छोड़ो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे शांति की सांसें थम गईं। सोमू ने उसे हिलाया, पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
उसकी जीवन संगिनी उसे छोड़कर जा चुकी थी। सुबह की किरणों के साथ घर में सन्नाटा पसर गया। स्वरूपा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोती रही। वह मासूम बार बार कहती, माँ उठो ना, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ, मुझे आपके बिना डर लग रहा है। लेकिन शांति के चेहरे पर अब स्थायी शांति थी। आसपास खड़े लोग भी स्वरूपा के इस मासूम दर्द को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाए। सोमू ने अपनी पत्नी को खो दिया था, लेकिन अब उसे अपनी बेटी के लिए जीना था। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु उसने खुद को संभाला। उसने स्वरूपा को गले से लगाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तुम्हारी माँ जहाँ भी है, वह हमें देख रही हैं। हमें उनके सपनों को पूरा करना है। सोमू ने खुद को संभालने की ठानी। उसने स्वरूपा की परवरिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। शांति के बिना घर सूना हो गया था, लेकिन स्वरूपा की मुस्कान को वापस लाना सोमू का लक्ष्य बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख कितना भी गहरा हो, हमें आगे बढ़ना होता है। प्यार, साहस और जिम्मेदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। समय के साथ सोमू की बेटी स्वरूपा का दुख और अकेलापन पूरे गांव की चिंता का विषय बन गया। स्वरूपा का मासूम चेहरा, उसकी सूनी आंखें और माँ के लिए उसका बिलखना देखकर हर किसी का दिल भर आता था। एक दिन सोमू के चाचा, एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति, उससे मिलने आए। उन्होंने सोमू से कहा, बेटा सोमू, हम सब समझते हैं कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। शांति भाभी के जाने के बाद घर की हालत देखी नहीं जाती, पर बेटा, यह छोटी बच्ची स्वरूपा का क्या? वह हर पल अपनी माँ को पुकारती है। उसका इस दुनिया में क्या दोष था? उसने तो माँ की ममता को पूरी तरह महसूस भी नहीं किया, और ऊपर वाले ने उससे वह ममता छीन ली। चाचा ने गहरी सांस ली और सोमू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम सबकी राय यही है कि तुम्हें स्वरूपा के लिए दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। यह बच्ची बहुत छोटी है और उसे एक माँ की जरूरत है। सोचो बेटा, घर के बाहर का काम देखोगे या इस नन्ही जान को संभालोगे? यह अकेला कर्तव्य तुम्हारे बस का नहीं है। सोमू सिर झुकाए चुपचाप चाचा की बातें सुनता रहा। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक और वह जानता था कि स्वरूपा को माँ की जरूरत है, तो दूसरी ओर उसे सौतेली माँ का ख्याल ही भयभीत कर देता था। आखिरकार स्वरूपा के भविष्य और उसकी देखभाल के लिए उसने चाचा की बात मानने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद सोमू ने कंचन नामक युवती से विवाह कर लिया। कंचन सुंदर और आकर्षक थी और पहली नजर में देखने पर सौम्य भी लगती थी। स्वरूपा ने जब पहली बार कंचन को घर में आते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर कंचन के पास गई और अपने नन्हे हाथों से उसका आंचल पकड़कर बोली, माँ, तुम आ गई। कंचन ने मुस्कुराकर स्वरूपा के सिर पर हाथ फेरा। सोमू ने यह देखकर राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब घर में खुशियाँ लौट आएंगी और स्वरूपा को माँ का प्यार मिल सकेगा। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे कंचन का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह स्वरूपा को फूटी आंखों भी देखना पसंद नहीं करती थी। कंचन को लगता था कि स्वरूपा उसकी जिंदगी में एक बोझ है। वह स्वरूपा को डांटती, उसकी जरूरतों को नजरअंदाज करती और हर छोटी बड़ी बात पर उसे ताने देती। स्वरूपा, जो पहले अपनी माँ को खोने का गम झेल चुकी थी, अब सौतेली माँ के इस बर्ताव से और अधिक टूट गई। मासूम स्वरूपा ने फिर भी हर दिन खुद को यह समझाने की कोशिश की कि शायद कंचन एक दिन उसे सच में माँ की तरह प्यार करेगी। एक दिन जब स्वरूपा ने कंचन के पास जाकर प्यार से कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, क्या मैं रसोई से कुछ ले लूं? कंचन ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, रसोई मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं छूता। पहले अपने काम खत्म करो, फिर खाना मिलेगा। स्वरूपा का चेहरा उदासी और भय से भर गया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। गांव के एक छोटे से घर में मासूम स्वरूपा की जिंदगी हर दिन नई चुनौतियों से भरी हुई थी। उसके पिता सोमू,
किसी जरूरी काम से महीनों के लिए शहर गए थे। उनके जाते ही कंचन ने अपनी असली रंगत दिखानी शुरू कर दी। एक सुबह कंचन ने स्वरूपा को झकझोरते हुए कहा, उठ, जब देखो तब सोती रहती है, घर के काम कोई भूत आकर करेंगे क्या? चल बर्तन धोकर ला, सिर्फ खाना बनाना और बातें करना ही आता है क्या? स्वरूपा ने सिर झुका लिया। उसकी मासूमियत और कंचन के कठोर शब्दों के बीच एक अजीब खामोशी थी। स्वरूपा ने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं अभी बर्तन साफ कर लाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। कंचन ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, हाँ हाँ, मुझसे ज्यादा मीठी बातें करने की जरूरत नहीं, जितना कहा है उतना कर, बाकी अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने बाप के साथ करना, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वरूपा चुपचाप घर के झूठे बर्तन उठाती और कुएं के पास जाकर उन्हें साफ करने लगती। काम करते करते वह थककर चूर हो जाती, लेकिन उसे शिकायत का कोई अधिकार नहीं था। कुछ देर बाद कंचन की तेज आवाज फिर से घर के भीतर से गूंज उठती है, अरे ओ स्वरूपा, मर गई क्या? जल्दी आ, मुझे प्यास लगी है। स्वरूपा ने फटाफट बर्तन रखे और दौड़कर अंदर आई। जी माँ, अभी पानी लाती हूँ। कंचन ने फिर व्यंग्य करते हुए कहा, ना जाने किसने इस जन्म जली का नाम स्वरूपा रख दिया, इसमें कौन सा रूप दिखता है लोगों को? स्वरूपा के नन्हे से दिल पर ये सारे शब्द गहरे घाव कर जाते, लेकिन वह फिर भी चुप रहती। वह अपने आंसू छुपाकर माँ के आदेशों को पूरा करने में लग जाती। एक दिन कंचन ने स्वरूपा को आवाज लगाई, अरे सुन, ये टोकरी ले और नदी से मछलियाँ पकड़ कर ला, आज मेरा मछली खाने का मन है। स्वरूपा ने सहमते हुए कहा, जी माँ, अभी जाती हूँ। जाते जाते कंचन ने धमकी दी, और सुन, अगर बिना मछलियाँ पकड़े खाली हाथ घर आई तो आज तुझे ही पका कर खा जाऊंगी, समझी? चल भाग यहाँ से। स्वरूपा टोकरी लेकर नदी किनारे पहुंची। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी जा सकी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और स्वरूपा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। थककर वह नदी के किनारे बैठ गई और रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह खुद से बोली, अगर मैं बिना मछली के घर गई तो माँ आज सच में मेरी जान ले लेगी, लेकिन मैं क्या करूँ? माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई? पिताजी भी नहीं है, मैं अपना दुख किसे सुनाऊं? नदी के किनारे बैठी वह नन्ही बच्ची अपनी मासूमियत और बेपसी में खोई हुई थी। आसमान में उड़ते पक्षी, बहती नदी और ढलता सूरज भी उसकी पीड़ा के गवाह थे। उसकी हालत ऐसी थी जैसे प्रकृति भी उसकी तकलीफ पर मौन होकर सहानुभूति जता रही हो। तभी नदी की शांत लहरों में हलचल हुई। स्वरूपा ने चौंक कर देखा कि पानी के भीतर से एक सुनहरी मछली धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। उसकी चमकती त्वचा सूरज की रोशनी में दमक रही थी। मछली ने ऊपर आकर कहा, स्वरूपा बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, तू क्यों रो रही है? तुझे क्या कष्ट है? स्वरूपा की आंखें अविश्वास और आश्चर्य से भर गईं। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या सच में तुम मेरी माँ हो? लेकिन तुम मछली कैसे बन गई? सुनहरी मछली मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी, यह मेरा दूसरा जन्म समझ ले। जब मैंने तुझे इतनी छोटी उम्र में अकेला छोड़ा था तो मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, इसलिए मैंने नदी की इस मछली का रूप लिया है ताकि तेरी मदद कर सकूं। अब मुझे बता मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है? स्वरूपा ने अपने आंसू पोंछते हुए पूरी बात बताई। माँ, नई माँ ने मुझे मछलियाँ पकड़ने के लिए भेजा है। मैं घंटों से कोशिश कर रही हूँ, पर एक भी मछली नहीं मिली। अगर मैं खाली हाथ घर गई तो वह मुझे ही पकाकर खा जाने की धमकी दे रही है। यह सुनकर सुनहरी मछली का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने पंख फैलाए और स्वरूपा की खाली टोकरी को अपने जादू से मछलियों से भर दिया।
फिर उसने कहा, बेटी यह लो, अब तू चिंता मत कर, साथ ही यह भोजन भी रख ले, जा अपनी भूख मिटा और मुझसे मिलने के लिए नदी के तट पर आती रहना। स्वरूपा ने मछली को भावुक होकर धन्यवाद दिया। उसने वह भोजन खाया जो वर्षों बाद उसे इतने प्रेम और स्वाद से मिला था। भोजन करते समय उसकी आंखों में एक सुकून और खुशी थी। जब स्वरूपा घर पहुंची तो उसके हाथों में मछलियों से भरी टोकरी देखकर कंचन चौंक गई। उसने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, इतनी सारी मछलियां कहाँ से पकड़ी? कहीं चोरी तो नहीं कर लाई? स्वरूपा ने धीरे से कहा, नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे तो एक भी मछली नहीं मिली थी। यह सब तो सुनहरी मछली के रूप में मेरी माँ आई थी, उन्होंने मुझे यह मछलियाँ दी। यह सुनकर कंचन के चेहरे पर क्रोध और जलन के भाव उभर आए। उसने गुस्से से कहा, क्या कहा? तेरी माँ? खबरदार, जो आज के बाद तू नदी के किनारे गई, अगर मैंने तुझे वहाँ जाते देखा तो मैं तुझे नदी में डुबा दूंगी। गर्मियों की तपती धूप थी, आसमान से सूरज आग उगल रहा था। छोटी सी स्वरूपा, जो पहले ही भूखी और कमजोर थी, बाड़ी में पानी देने के लिए मजबूर थी। उसकी नन्ही टांगें लड़खड़ा रही थी और चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। कंचन ने स्वरूपा को कठोर स्वर में कहा, जा बाड़ी में पानी दे, तुझे खुद कुछ नहीं दिखता क्या? क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी ये काम करने? जल्दी कर, वरना तेरी खैर नहीं। स्वरूपा ने धीरे से सिर झुकाया और जवाब दिया, जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। भूख और प्यास से बेहाल स्वरूपा बाड़ी में जाकर पानी देने लगी। सूरज की तपिश उसकी मासूम त्वचा को झुलसा रही थी और थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगे। वह बड़बड़ाने लगी, आज तो ऐसा लग रहा है सूरज दादा सब कुछ जलाकर ही मानेंगे। मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेती हूँ, शायद तब मुझे ठीक लगे। स्वरूपा पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ, तुम कहाँ हो? अब तो नई माँ ने नदी पर जाना भी बंद करा दिया है, मैं तुमसे मिलने कैसे आऊँ? तुम मुझे अपने पास बुला लो। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आंसुओं के साथ उसका दर्द बह रहा था। तभी पास के पेड़ से एक सुंदर तोता उड़कर स्वरूपा के पास आया और बोला, स्वरूपा बेटी, तुम क्यों रो रही हो? इतने दिनों से तुम कहाँ थी? स्वरूपा उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। उसने आश्चर्य से पूछा, तोता? और वो भी इंसानों की तरह बोल सकता है? यह कैसे संभव है? तोते ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। स्वरूपा की आंखें फैल गईं। उसने कहा, लेकिन माँ, तुम्हारा दूसरा जन्म तो मछली के रूप में हुआ था, तुम तो नदी तट पर मिली थी। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, वो मेरा दूसरा जन्म था। अब मैंने फिर से जन्म लिया है इस तोते के रूप में। लेकिन तुम इतने दिनों से नदी पर क्यों नहीं आई? क्या बात है? स्वरूपा फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसने कहा, माँ, कंचन माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वह मुझे ढंग से खाना भी नहीं देती, बचा खुचा देती है, और कई बार तो कुछ भी नहीं। यह सुनकर तोते के रूप में उसकी माँ का दिल भर आया। उसने कहा, चिंता मत करो मेरी बच्ची, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे फल लाती हूँ। थोड़ी ही देर में तोता ढेर सारे मीठे फल लाकर स्वरूपा के पास रख गया। पहले आराम से बैठकर यह फल खा लो मेरी बच्ची। स्वरूपा ने इतने दिनों बाद भरपेट और स्वादिष्ट भोजन किया। वह बोली, माँ, इतने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया, सच में बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों तक रोज ऐसा ही होता रहा। कंचन हैरान थी। उसने सोचा, मैं इस लड़की को खाना नहीं देती, फिर भी यह हट्टी कट्टी कैसे होती जा रही है? इसका पता तो लगाना ही होगा। अगले दिन
कंचन चुपके चुपके स्वरूपा का पीछा करती हुई बाड़ी में पहुंची। वहां उसने देखा कि एक तोता स्वरूपा को मीठे फल खिला रहा था। यह देख उसका खून खौल उठा। शाम को जब स्वरूपा घर लौटी, कंचन ने गुस्से से कहा, स्वरूपा की बच्ची, बहुत हो गया। अब से तुझे बाड़ी में जाने की कोई जरूरत नहीं। घर में बहुत काम पड़ा है, पहले वह खत्म कर। बाड़ी का पानी मैं देख लूंगी। स्वरूपा ने सहमे स्वर में कहा, लेकिन माँ, पौधों को भी तो पानी देना है। कंचन ने चीख कर कहा, जितना कहा है उतना कर, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं। अब मासूम स्वरूपा की माँ का उससे मिल पाना और भी मुश्किल हो गया। कई दिनों से कंचन यह सोचकर परेशान थी कि वह स्वरूपा को खाना नहीं देती, फिर भी वह दिन ब दिन तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कंचन ने योजना बनाई। एक शाम जब स्वरूपा बाड़ी से थकीहारी घर लौटी, तो दरवाजे पर एक सुंदर सफेद गाय खड़ी थी। गाय के आंखों में ममता और करुणा की झलक थी। स्वरूपा गाय के पास गई और उसने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। गाय ने प्रेम से स्वरूपा को अपनी ओर बुलाया और धीरे धीरे उसे दूध पिलाने लगी। स्वरूपा को ऐसा लगा मानो यह उसकी माँ हो, जो किसी रूप में आकर उसकी देखभाल कर रही है। कंचन ने यह सब छुपकर देख लिया। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। अच्छा, तो ये है इसका राज। ये गाय इसे दूध पिलाने आती है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा इधर आने की हिम्मत नहीं करेगी। अगले दिन जैसे ही गाय स्वरूपा के पास आई, कंचन ने बड़े से डंडे से उस पर वार किया। गाय दर्द में मरी, लेकिन उसने पलटकर कंचन को अपनी सींगों से उठाया और जमीन पर पटक दिया। कंचन दर्द से कराहने लगी। मर गई माँ। अरे मैया, मैं मर गई। वह जमीन पर पड़ी चीख रही थी। स्वरूपा दौड़कर आई। माँ, आपको क्या हुआ? आप गिर कैसे गईं? लेकिन कंचन की नजरों में सिर्फ क्रोध था। उसने पास पड़ा वही डंडा उठाया और स्वरूपा को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। तेरी वजह से यह सब हुआ है। तेरे इस घर में रहते मैं कभी सुखी नहीं हो सकती। तू मर क्यों नहीं जाती? मेरे लिए ये घर नरक बन गया है। कुछ दिनों बाद स्वरूपा ने बाड़ी में से कुछ टमाटर तोड़कर खा लिए। भूखी स्वरूपा को यह टमाटर किसी अमृत के समान लगे, परंतु उसकी बदकिस्मती, कंचन ने उसे यह करते देख लिया। अच्छा, इन टमाटरों के पौधे तेरे लिए लगाए गए हैं। तू खा खा कर मोटी होती जा और मैं इनके लिए पानी भरूं। अब ये पौधे ही नहीं रहेंगे, देखती हूँ फिर तू क्या खाएगी। कंचन गुस्से में आकर बाड़ी के सारे पौधों को उखाड़कर फेंक देती है। स्वरूपा, जो यह सब देख रही थी, रोते हुए कहती है, माँ, यह आप क्या कर रही हैं? पौधों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कंचन का गुस्सा यही नहीं रुका। उसने स्वरूपा को पकड़कर घर के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। कमरे में घुप्प अंधेरा था और डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। स्वरूपा दीवार के कोने में सिमटकर बैठ गई। उसने आंखें बंद कर अपनी माँ को याद करते हुए कहा, माँ, मुझे यहाँ से बचा लो। मुझे पता है आप कहीं न कहीं मेरे पास हो। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। स्वरूपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल विश्वास से भरा था। उसे यकीन था कि उसकी माँ किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने जरूर आएगी। दूसरी ओर कंचन का क्रूर व्यवहार अब उसके अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह वह नहीं जानती थी। कई दिनों से भूखी प्यासी स्वरूपा अपने अंधेरे कमरे के कोने में दुबकी बैठी थी। उसके गालों पर सूखे आंसुओं की लकीरें साफ दिख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन तभी एक हल्की सी सरसराहट हुई। स्वरूपा ने डरते हुए आंखें खोली। उसने देखा एक छोटा सा चूहा कमरे के कोने से उसकी ओर बढ़ रहा है। चूहा उसके पास पहुंचकर मानवीय आवाज में बोला, स्वरूपा, मैं हूँ तुम्हारी असली माँ, शांति। स्वरूपा ने चौंक कर कहा, माँ, तुम सच में आ गई?
मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरी पुकार तुम तक जरूर पहुंचेगी। चूहे के रूप में शांति ने स्वरूपा को दिलासा दिया। हाँ बेटी, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा भुना हुआ अनाज और पानी लाई हूँ। पहले इसे खा लो, तुम्हारी हालत बहुत कमजोर हो गई है। स्वरूपा ने कांपते हुए हाथों से अनाज खाया और पानी पीते ही उसकी आंखों में हल्की चमक लौट आई। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और कंचन अंदर दाखिल हुई। अरे, बड़ी मोटी चमड़ी है तेरी, कंचन ने स्वरूपा पर चिल्लाते हुए कहा। 5 दिन हो गए तुझे बिना खाना और पानी दिए, फिर भी तू ऐसे बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कंचन के चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। वह गुस्से से बड़बड़ाने लगी, अब और बर्दाश्त नहीं होता, आज इस तलवार से तेरा किस्सा खत्म कर दूंगी। सोमू के आने से पहले तुझे मिटा दूंगी। यह कहते हुए कंचन ने कोने में रखी तलवार उठा ली। चूहे के रूप में शांति ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखने लगी। वह जल्दी से वहां से भागी और सीधे गांव के मंदिर पहुंची। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने गिरकर शांति रोने लगी। हे भगवान, क्यों नहीं मेरी बेटी की पुकार सुनते? मैंने सुना है जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो तुम स्वयं प्रकट होते हो, लेकिन अब मेरी बेटी की जान खतरे में है। क्या तुम सच में पत्थर के हो गए हो? क्या तुम्हें उसकी मासूमियत नहीं दिखती? हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकती, कृपया मेरी बेटी की रक्षा करो। शांति की प्रार्थना से मंदिर का वातावरण बदल गया। अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक तेज प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि शांति अपनी आंखें मसलने लगी। प्रकाश के बीच से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर करुणा और शक्ति का अनोखा सम्मिश्रण था। देवी ने कहा, पुत्री, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहाँ बुलाया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी की रक्षा करूंगी। शांति ने रोते हुए कहा, हे देवी, क्या आप सच में मेरी बेटी को उस निर्दयी औरत से बचाएंगी? देवी मुस्कुराईं और अपनी हथेली से एक जादुई वस्त्र प्रकट किया। उन्होंने वह वस्त्र शांति को देते हुए कहा, यह जादुई वस्त्र ले जाओ और अपनी पुत्री को पहना दो। यह वस्त्र उसे हर खतरे से बचाएगा। शांति ने देवी को धन्यवाद दिया और जल्दी से स्वरूपा के पास लौट आई। देवी के दिए जादुई वस्त्र को स्वरूपा को पहनाया। स्वरूपा की मासूमियत और माँ की प्रार्थना ने चमत्कार को संभव बना दिया था। सोमू शहर से अपने काम निपटा कर वापस लौटा। उसकी आंखों में अपनी बेटी स्वरूपा से मिलने की लालसा थी। वह बेसब्री से घर पहुंचा, लेकिन घर में सन्नाटा था। स्वरूपा कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह पुकारने लगा, स्वरूपा, बेटी, तुम कहाँ हो? पर जवाब में केवल गूंजती हुई चुप्पी थी। तभी अचानक एक धीमी और उदास आवाज सुनाई दी, क्या मैंने अपनी बेटी को इसलिए जन्म दिया था कि वह इस हालत में पहुँचे? सोमू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और पूछा, यह कौन है? शांति, यह तुम हो? आवाज फिर आई, हाँ, मैं हूँ शांति, वह माँ जिसने अपनी जान देकर तुम्हें हमारी बेटी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसे ऐसी औरत के हाथों में सौंप दिया जिसने उसका जीवन नर्क बना दिया। सोमू के रोंगटे खड़े हो गए। वह बोला, शांति, मैं समझ नहीं पाया कि कंचन ऐसा करेगी। लेकिन अब बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? क्या हुआ है उसे? शांति की आवाज और भारी हो गई। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो उस कंचन को इस घर से निकाल दो, वरना स्वरूपा को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप दो जो उसे सुरक्षित रख सके। जाकर देखो, कंचन ने उसे अंधेरे कमरे में कैद कर रखा है। सोमू बदहवास होकर दौड़ा और उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला। वहाँ जमीन पर बैठी सहमी और रोती हुई स्वरूपा मिली। उसकी हालत देखकर सोमू का दिल टूट गया। उसने स्वरूपा को अपने सीने से लगा लिया और कहा, स्वरूपा, मेरी बच्ची, यह सब क्या हुआ? तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई?
स्वरूपा ने रोते हुए कहा, पिताजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? देखिए ना, नई माँ ने मुझे कितना सताया। उसने मुझे खाने को नहीं दिया, मुझे मारा और तो और मुझे मारने की कोशिश भी की, लेकिन शांति माँ ने मुझे बचा लिया। पिताजी, नई माँ बहुत बुरी है, मुझे उसके साथ नहीं रहना। सोमू के मन में गुस्से और पछतावे की लहरें उठीं। उसी वक्त कंचन बाजार से लौटी। उसने स्वरूपा को देखकर सन्न रह गई और उसके मुंह से बस इतना निकला, स्वरूपा, तुम जिंदा हो? सोमू ने गुस्से से कंचन की ओर देखा और गरजते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी जिंदा है और वह जिंदा ही रहेगी। अब मैं तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुम्हारे जैसा निर्दयी इंसान मेरी बेटी के पास नहीं रह सकता। दोबारा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। कंचन चुपचाप घर से निकल गई। उस दिन के बाद सोमू और स्वरूपा ने एक शांत और सुखी जीवन व्यतीत किया। स्वरूपा को अब किसी भी रूप में अपनी असली माँ शांति की झलक नहीं मिली, लेकिन वह जानती थी कि उसकी माँ ने अपनी ममता से उसे हर मुश्किल घड़ी में बचाया था। यह एक माँ की ममता का अद्भुत उदाहरण था, जो मरने के बाद भी अपने बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि और अच्छी और नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।